देखो भाई, हम पढ़ रहे भारत का संविधान, भारत का संविधान या भारत की राज्य व्यवस्था कह दो, ये पढ़ रहे हैं और इसका क्लास नंबर 3 है हमारा। लेकिन इसे पढ़ने से पहले मैं आज तुमको पूरा जीएस खत्म करने का राज ही बता दूं कि जीएस को खत्म कैसे करोगे। ये बहुत जरूरी काम है कि जीएस को कैसे खत्म करोगे, कैसे नहीं। देखो अपने दिमाग में तो तुम कैसे जीएस का डर निकाल सको, क्योंकि जीएस का वेटेज लगातार पेपर में बढ़ रहा। दूसरा मैथ तो कम कर रहा, रीजनिंग नहीं कम कर रहा। मैथ का रीजनिंग पूरी 25 नंबर में बनाए हुए, 15-15 नंबर का मैथ डाल दिया। अब जब सीईटी लेगा, जल्दी चल भाई फटाफट देते स्पीड से समझ लो पहले किस तरह पेपर की प्रकृति लगातार बदल रही, कैसा बदल रहा है पेपर का नेचर। अब वो सीईटी लेगा और जीएस का पेपर ज़्यादा। सीईटी का मतलब वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पेपर में 1 साल में 2 बार पेपर होगा। और जैसे ही कोई भारत सरकार की वैकेंसी निकलेगी कोई भी, अब ये पीईटी भी आने वाला, ये प्रीलिमिनरी एग्जाम टेस्ट जिसे बोल लो, वो स्टेट पर आगा। ऐसे ही उत्तराखंड में जितनी वैकेंसी निकलेगी ना, तो क्या करेगा वो पहले उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल में 2 बार पेपर होगा। अगर वो पेपर अगर तुम वो 3 साल तक वैलिड रहेगा वो जो सर्टिफिकेट, तभी फार्म भर सके नौकरी के, नहीं तो फार्म ही नहीं भर सकता। फालतू की भीड़ इकट्ठी कर खत्म कर देगा वो। उसमें क्या करेगा, जीएस का वेटेज ज़्यादा डाल दिया। सुन लो ध्यान से, सीईटी उसके बाद क्या है भाई, तो यहाँ ना तो मैंने तुम्हें बताया था तो जियोग्राफी कैसे, एक जीएस कैसे खत्म करना। जीएस बहुत बड़ा सिलेबस हो, तो तुम आसान भाषा में खत्म कर सको। देखो जीएस को कैसे खत्म करोगे। नंबर फर्स्ट है, पहले नंबर पर ध्यान से सुन लो, इंडियन पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पढ़ाई जा रही क्लास में, समझ नहीं बात, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर नाम है जियोग्राफी, ये सबसे पहला सब्जेक्ट, समझ में एक बात यार। और 56 वीडियो, अगर एक बच्चा एक दिन में 5 वीडियो देख लेना, कुछ नहीं पढ़ना, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं, भाड़ में गया, बंद कर दो सारे सब्जेक्ट। अगर तुम्हें यूं ही नहीं पता केरल कहाँ सी नक्शे में, तो क्या 4 पढ़ोगे उसके बारे में। जब तुम मैसूर कहाँ सी, तो क्या करोगे, वो भूगोल में समझ में आ जाएगा तुम्हें। इसके बाद सारे सब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे। तुम्हें यूं ही नहीं पता नागालैंड और मेघालय कहाँ सी, उसमें समझ आई। तुम्हें नहीं पता नागपुर कहाँ को, उसमें वो वहाँ समझाया जाएगा जियोग्राफी की वीडियो में। 56 वीडियो पढ़े हुए हैं, 56 को 1 मिनट 55 मान लियो, ये मेरे खुद की वीडियो। इसे देख कर दुनिया के किसी की जियोग्राफी के सवाल लगा लियो। और करना क्या है, नोट्स बनाना, नहीं बनाना। अगर बना लो तो बहुत अच्छी बात है। अभी कम से कम 200-300 बच्चों ने क्लास देखी बैठ कर मेरे से लेकर, समझ ये बात। और उन्होंने कह रहे हम कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। नोट्स बनाना चाहो तो बना सको, नहीं तो इस तरह का नोट्स बन जा, ऐसा करके 150-200 रुपये का नोट्स बना कर मुझे दे दियो, मैं करवा दूंगा, सही बात यार। और चुपचाप बैठ कर वीडियो देखनी, माइंड पूरा ओपन हो जाएगा। और ये कितनी है 55, और ये 55 को 5 से भाग कर दोगे तो 11×5 = 55, 11 दिन में पूरा जियोग्राफी खत्म हो जाए, अगर बुद्धि हो तो किसी के भीतर। लेकिन उसका रूल होना चाहिए कि 5 वीडियो देख कर जब हटूंगा। एक बच्चे ने कितने में 10-10 वीडियो देखी, 5 दिन में पूरा जीएस खत्म कर लिया। जो राग है जिसे पूरे साल भर निपटा हो, ये राग अलापने की जरूरत नहीं है, ऐसा कराए जा, सब्जेक्ट खत्म करे जा। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो मेरी भाषा तो समझ में आ जाती होगी तुम्हारे, तो फिर क्यों समस्या खड़ी कर रखी तुमने। उसके बाद सवाल लगा लो, अगले 4-5 दिन सवाल लगा लो, तो 10 दिन का खेल होगा। तो लेकिन पढ़ो एक ही सब्जेक्ट। दिक्कत क्या है, हम पढ़ो सारे सब्जेक्ट, हम 10वीं 12वीं में सोचो अपने आप को हिंदी भी पढ़ लो, इंग्लिश भी, मैथ भी, साइंस भी। ये कंपटीशन है, इसमें चाहिए कम पढ़ना, बार बार पढ़ना, रिपीट रिवीजन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भरमार मात्रा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किताब दे दी मैंने तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, लूसेंट वाली, दैट्स एनफ। जितने तुम पेपर देने आने, उसके बाद अगर उसके बाद लेवल बढ़ाना अपना, तो पहले क्लास पढ़ो भाई जाएगा, सही बात है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये सब्जेक्ट चलाने जाऊँगा और 5 क्लास देखूँगा कितनी देखी तुमने क्या, फिर उसमें तो सुनूंगा मैं, खेल ही खत्म हो जाएगा फिर सारा का सारा। कि बता भाई जो तेरी समझ में नहीं आ रहा, वहाँ नोट्स तेरे सामने रखा रहेगा, तू मेरे तो पूछ ले। लेकिन 2 सब्जेक्ट तो फालतू नहीं पढ़ रहे, समझ नहीं बात यार। 2 सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की इतनी गहरी समझ हो जा, लगातार सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज़ में बैठा हुआ, उसे पता 5 दिन में खत्म हो रहा है सब्जेक्ट, तो क्यों ऐसे तैसे करवाते फिर इधर उधर, क्यों, क्या कर रहा भाई। तो इस ये पढ़ने की ट्रिक्स है, हर इंजीनियर जो विद्यार्थी इसी ट्रिक को फॉलो करो। वो जब तो कहते हैं मैं 10 दिन में सब्जेक्ट उड़ा दूंगा, किसी आईआईटी वाले के सामने रख, न्यू कर दो, 10 दिन का खेल, वो बांटा ना। स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज कर, ये बढ़ेंगे महान। 1 घंटा रीजनिंग पढ़ लूँ, 1 घंटा जीएस पढ़ लूँ, ये नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये क्या करना, नोट्स की फोटोस्टेट करवा लेना। कल को संडे को मुझे चाहे तो मुझे दे देना, सही भाई, या मैं नोट्स तुम्हें दे दूंगा, उससे करवा लेना। इस टाइप का बनवाना कंपाइल करके, समझेंगे बात यार। और नोट्स सामने रख रखना, और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कानों में लगा के ईयरफोन, और शांति से बैठे रहो, कम से कम 5 वीडियो देख कर जब हटो। जब मैं कहूँगा ऑब्जेक्टिव लगाओ, तब मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, लेकिन अभी देखना है वही सब्जेक्ट बस। बट गए, उसके बाद तीसरे नंबर पर चले जाओ। तीसरे नंबर पर इकोनॉमिक्स के 26 वीडियो मेरे, कुल 26।
एक घंटे के 26 वीडियो। और जिंदगी में कभी इकोनॉमिक्स ही कमजोर नहीं होने की। सही बात है। जीडीपी, जीएनपी, क्यानपी क्या नोट्स बनाना नहीं बनाना, फोटो स्टेट, बस सामने वीडियो। मुझे क्या करना, मुझे आकर सुनाना, जी भाई जी यहाँ तक समझ में नहीं आया जी, क्या बताया था आपने वीडियो में, एक बार मुझे समझा दो जी। कितना रास्ता आसान होगा इसका। कितनी वीडियो, 26 वीडियो, एक घंटे की वीडियो। अगर तुम इसे जैसे जियोग्राफी तुम खत्म करोगे, अगले तुम क्या करोगे, 7 दिन भी दोगे, 5 दिन भी दोगे। अगर तुमने 5 दिन में 5 पंजे 25 हो, 5 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म, जिसका राग लापते फिर रहे तुम। बजट कैसे बनना, कैसे तैयार हो, इतनी समझ हो जाएगी भाई साहब, खड़े होकर किसी के सामने बोलने लगे, ऐसी तैसी कर दोगे इसकी। कैसे जीएसटी लगा, कैसे टैक्स कटो, कहाँ क्या कैसा हो, सारा पैसा कहाँ सरकार पैसा कमा रही, कहाँ पैसा खर्च कर रही, इतनी नॉलेज मिल जाएगी तुम्हें। और किसी बिजनेस में घुस जाएंगे ना, से पढ़ेगा इकोनॉमिक्स को पढ़ेगा, जैसे किसी अगर 26 वीडियो पढ़ेगा तुम किसी बिजनेस में घुसोगे, ऐसी तैसी कर दोगे। समझ में आया बात। या ये तो हुआ तो 5 दिन का खेल इसका, अगर तमीज से बैठा, लेकिन लगन से बैठना पड़ो कि मुझे नोट्स बनाने ही नहीं। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे, ऑब्जेक्टिव तो पेपर है, कहीं सब्जेक्टिव लिखना थोड़ा ही है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव बुक सामने रखी, 5 दिन तक तो लगातार वीडियो देखी, जो समझ में नहीं हम तो क्लिक कर ले आए कि भाई जी यहाँ तो कुछ नहीं समझ में आया जी, ठीक है हाँ यहाँ तो आप समझाओ। ये हो पढ़ने की कलाकारी, ये टीचर यहाँ इस काम खातर बैठा हुआ। लेकिन देखना अपना लेवल नीचे नहीं करना, ऊपर को करना। पेपर का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आज नहीं बढ़ेगा कल को बढ़ेगा। लेकिन ये क्या है, दिमाग 3 घंटे के 3 स्लॉट बना लो, एक वीडियो 1 घंटे की, समझ लो 1 घंटा पढ़ेगा वीडियो। उसके बाद जिसे बैठने में दिक्कत हो 10 मिनट का पावर नैप, इधर उधर घूम पे, फिर 1 घंटा क्लास बैठ देखी, फिर 10 मिनट का पावर नैप, फिर 1 घंटा क्लास देखी, कम से कम 5 घंटे की स्टडी में बैठेगा वो। जियोग्राफी के ऐसी तैसी कर देगा, वो रिपीट देगा वो। उसके बाद क्या करेगा, जैसे वो बोर हो जाएगा तो बीच में जब बोर होने के बाद 3 घंटे के बाद जो, तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने शुरू होगा। हाँ ये तो सारे हो रहे यार। यानी इसका मतलब तुमने ना तो नोट्स बनाया, ना तुमने कुछ लिखा है, वीडियो देख के ध्यान लगाया और ऑब्जेक्टिव हो गए सारे, और बार बार उसी नोट्स को रिवीजन मारो जाओ। उस नोट्स में तो फिर तुम्हें पता लगा जाए लाइन इंपॉर्टेंट, बाकी सभी वैसे लिख रखा, रास्ता बच जाएगा तुम्हारा। समझ नहीं बात यार, क्यों तुम लिखा नहीं आज तक, इतने दिन लिखते लिखते मर गए तुम। लिखने तो बच रहे तुम, 150-200 रुपये की फोटो स्टेट होगी। बस मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं काम दूंगा, मैं वीडियो तक टारगेट दूंगा, था बैठ और सुनाओ मुझे। अगर भाई पूरा करना तो 10 दिन का खेल होगा, 10-15 दिन में सारे दोनों सब्जेक्ट खत्म हो लेंगे, जिससे तुम पूरे साल भर पढ़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। स्मार्ट स्ट्रेटजी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स के बाद पॉलिटी इधर तो चली रही है। समझ में एक बात है। फिर ये जो करंट अफेयर का वजह से तुम्हारा पेपर आ जाए, कम से कम 10 दिन के आसपास उसे दो, 10 दिन दो पूरे के पूरे 10 दिन लगातार उस करंट अफेयर को, कुछ ना पढ़ो उस दिन, 10 दिन तक लगातार। पढ़ना क्या है, पन्ना काट कर भेजा जाएगा अंत, ये लाइन पढ़ रही, उसे पढ़ गाओ घर दो, खेल खत्म। ऐसे सब्जेक्ट पूरे हो। और ये बैठे सुबह से लेकर शाम तक। मैथ का जब नंबर आओ तो मैथ अभी मैथ का बेसिक सीखते रहो। जब मैथ का प्रैक्टिस करने का नंबर आओ, चलो भाई प्रतिशत पढ़ लिया तुमने, आज प्रतिशत का तुम्हारा नंबर है, एक दिन में तुम्हें प्रतिशत के इतने सारे सवाल निकाल कर लेकर आने। अभी तो प्रतिशत की बेसिक नॉलेज लेते रहो, चैप्टरों की बेसिक नॉलेज लेते रहो कि उसमें हो क्या है, अच्छा ऐसा सवाल इस तरह हो, और वो टाइप में भी प्रयोग अपना नोट्स बनाते रहो मैथ का। ये हो पढ़ने का फंडा, नहीं तो पूरी जिंदगी भर पढ़ते रहिए। और ये सारा 1 महीने का खेल है, 1 महीना केवल, क्योंकि सब वीडियो रिकॉर्ड पड़ा हुआ। अब बस लगन था, मन चिंतन था, बताना किसी को है नहीं। कर क्या रहे, जो भी काम करो चाणक्य नीति अपनाओ, चुपचाप गुप्त पढ़ते रहो। जो भी दूसरे के सामने राग लापता फिर हो जाएगा। हाँ जब तुमसे कोई बात करो तो बता दो फिर तुम क्या चीज़ हो, तुमने क्या पढ़ रखा। ये हो कलाकारी पढ़ने की, नहीं तो ये जिंदगी में कभी सिलेबस खत्म नहीं होने का। दिस सिलेबस कैन नॉट बी कंप्लीट एनी टाइम, कभी भी। पूरी जिंदगी पढ़ लियो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसे पढ़ लो और ये दूसरा जीएस किसी के साथ जाकर बैठ जाओ, अगर तुम्हारे सामने कोई बोल भी जा, ये 1 महीने का खेल है सारा का सारा। तैयार हो भाई पढ़ने खातर, पढ़ने खातर तैयार हो। जो कल को क्या करोगे, कल को तुम्हें फोटो स्टेट करवानी जियोग्राफी का, इस टाइप में करवानी। समझ नहीं बात यार। और दूसरा क्या है, कम से कम 1 दिन में कुछ नहीं पढ़ना, कोई दूसरा सब्जेक्ट। इधर तो इंडियन पॉलिटी का नोट साथ बनाना, और दूसरा जियोग्राफी, और कुछ नहीं बिल्कुल भी, कि बस पहले यही खत्म करेगी चाहे कुछ हो जाए। तुम्हारा मन करेगा पूरा का पूरा मैथ पढ़ ले, पढ़ना नहीं, बस जितना पढ़ा जाए क्लास में इतना पढ़ना। तुम्हारा पूरा मन करेगा दूसरे सब्जेक्ट की भागने, जा छूट रहा। आदत पड़ी हुई ना पहले की। रीजनिंग पढ़ ले। किसी भी इंजीनियर से पूछ कर देखो, किसी टॉपर से पूछ कर देखो, वो बताएगा स्ट्रेटजी। और अपनी स्ट्रेटजी कभी किसी को बतानी नहीं कि पढ़ किस तरह रहा है, कि तुम इतने बड़े सिलेबस को कितने 10 दिन में खत्म कर दो। लेकिन लगन होनी चाहिए पूरी भीतर। 5 एक सब्जेक्ट पर कम से कम 6-7 घंटे बैठेगा ना, इतनी गहरी छाप छोड़ कर जाएगा उसकी, यार क्या पढ़ लिया मैंने। और सवाल देखा लू सेंट के ठहर गया तो रद्दी कागज का टुकड़ा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इस तो ऊपर भी बता, तुम्हें वो पता जिसमें नहीं लिखा जाना चाहिए था। एक किताब लिख दोगे 10 दिन में पढ़ेगा पूरा। लेकिन हम क्या करें,
हमें यही समस्या, हम पढ़ थोड़ी सी देर मैथ पढ़ लिया, वो 1 घंटा कुछ नहीं आया, वो उसकी कितनी गहरी समझ नहीं होने की, थोड़ी सी देर भी पढ़ लिया। भाई किसी गर्लफ्रेंड को अगर 2 दिन दोगे तो ऐसे ऐसे भाग जाएगी। सही बात है, किसी के साथ घंटों बिताओगे तो वो ज़्यादा दिन तक रहेगी। तो कहीं तुमने मुझे टाइम दिया क्यों भाई गजनी, वो जलेस था। टाइम की बात है, देख कितनी कितनी स्कूल पढ़ी थी, फोन बता इतनी भी स्कूल पढ़ी थी इसके फोन, उन्होंने पे बजा इसके। लेकिन झूठ बोला नहीं, बोल रहा लड़कियां झूठ बोला नहीं, बोल रहा क्या 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 बोलती तुझे एक बार बता देना। हाँ तो ये कलाकारी, अब तो तुम कल आज तुम घर जाते हो जियोग्राफी उड़ानी बस। किसी बच्चे को नोट्स बनाने के वो अच्छा लगता हो नोट्स बनाना तो खुद साथ से लिख कर बनाओ, जहाँ दिक्कत हो रही मेरे तो पूछो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस यही करना और कुछ नहीं। लेकिन टारगेट ये हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन 10 दिनों के भीतर जियोग्राफी खत्म करनी, ओनली सिंगल सब्जेक्ट पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ने का। कौन सा पेपर आ रहा, मर जाओगे। समझ की बात है, 10 दिन तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, एक दिन में 5 वीडियो देखूंगा, 10 नहीं 11 लगाऊंगा, 12 लगाऊंगा, लेकिन 10-12 दिन के अंदर एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, दूसरा पढ़ूंगा नहीं, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूंगा, और कुछ नहीं पढ़ने का। दैट्स ऑल, फिनिश। क्या होगा, क्या बताया मैंने अभी? हाँ 10 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है। लेकिन पहले जियोग्राफी खत्म करनी, वहां लोकेशन दिखाई जा। ये हो रहा राजस्थान, ये राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं ना, राजस्थान का शकल नहीं पता कहाँ को जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं ना, नक्शे में मध्य प्रदेश देखने में दिक्कत हो, कहाँ को मध्य प्रदेश, इन्हें नहीं पता झारखंड कहाँ को। तो वो हाँ पहले समझाया जा भाई, किस किस की सीमा लग रही, किस किस मिल रही, कैसे सवाल पूछे जा, सब खुल कर बता रखे। समझ में आया बात? या तो मेरा काम यही होगा, मैं 2 ही सब्जेक्ट चलाऊंगा, फालतू नहीं मैं चक्कर में पढ़वाऊंगा। दूसरा मैं कहूंगा भाई 5 सब्जेक्ट, ये 5 क्लास देख का चाहे कुछ कर, मर मिट मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए 5 क्लास। ये समझ की बात? या बस और कुछ काम ही नहीं दे रहा हूँ मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। मेरे टीचर को ज़्यादा पता रहा, हम तो सारा दिन इसी काम में रहा ना, किस तरह खत्म करनी। और भी स्मार्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक साथ में रखियो। जब पढ़ लो ना 4-5 क्लास या 3 क्लास ही पढ़ ली, बीच में थोड़ा दिक्कत थोड़ी हो रही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बुक में झाँक कर देखो, चैप्टर का नाम हो भाई, सवाल तो हो रहे। और जो मैंने नहीं पढ़ा रखा है ना, और तुम्हारी किताब पक्का किसी पेपर में सवाल नहीं आया होगा, क्योंकि टीचर उसी चीज को टच करेगा जो पेपर में बार बार सवाल आवा, वही वीडियो में पढ़ा रखा। और कितनी भी हार्ड जाकर पूछ लो, लेकिन देखना इस तरह कि ये हाई लेवल का नहीं है, ये बहुत लो लेवल का, वहां लिखा हुआ सभी एग्जाम के लिए। समझ में आए बात? या नहीं तो आज नहीं, मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं, फिर अगली बार फिर पढ़ते पढ़िए किसी के पास। हाँ इतने तो पेपर नंबर लेवल बढ़ा लिया, तो फिर पढ़ते भी किसी बार। एक बार ही राग काट लो ना, यो रागे की बारी काट लो, 10 दिन तक यो, अगले बात इकोनॉमिक्स पढ़ियो। इकोनॉमिक्स पढ़कर बिजनेस करना सीख जाओगे। किसी भी बिजनेस में घुसोगे ना, वहां मैंने डीमेट अकाउंट भी बैठा रखा है, रात में फोन है ना, एक बटन इधर दबाओगे, एक इधर दबाओगे, शेयर मार्केट में बैठे बैठे एक इधर एक इधर, पैसे ही पैसे कमाओगे। और नॉलेज है तो इकोनॉमिक्स की, कि डॉलर के दाम कैसे घटे कैसे बढ़े, वो सब समझा रखा है उसमें। ये थोड़े हल्के हल्के कितने दिन, 5 दिन का खेल है बस, बैठा ही नहीं ना आज तक कभी, उसे बैठते हुए बड़ी दिक्कत हो, वो बार बार इंस्टाग्राम की रील पर जाकर चल 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 देख क्या हुआ, यही तो दिक्कत है ना। फिर जाकर यूट्यूब की रील पर उसे थोड़ी देर लॉक करके रखो ना, पासवर्ड लगा के भूल जाओ इनका, आंख बंद करके यूं करके देखो क्या कर लोगे तुम। जो इंस्टाग्राम हो इसे इंस्टॉल मार कर ना तब पढ़ाई करो। और जो व्हाट्सएप हो सर, कोई तुम्हारा बिजनेस नहीं चले तो सैलरी थोड़े दे रहा तुम्हें, कोई बता दे देगा, कौन सा दोस्त आएगा तुम्हें पैसे दे देगा, कौन सी गर्लफ्रेंड तुम्हें आएगा कुछ करके दे देगी, कोई नेता भाई किसी को खुद ही करना पड़ेगा, हर दिन काम करना पड़ेगा, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो। इस बात को दिमाग में धारण कर लो। तो ये रूल बना लो, 5 वीडियो देखकर जब हटूंगा चाहे कुछ हो जा, और आज तो ही रूल है वो। कभी सोचो कल तो बस सोमवार आ रहा है ना, इस सोमवार तो तहलका मचा दूंगा। हाँ यह बहुत खतरनाक स्ट्रेटजी। अब 1 तारीख का तो उन्होंने आउटपीट दिया, इस 1 तारीख तो ऐसा पढ़ूंगा बस यूट्यूब फाड़ कर फेंक दूंगा। साल 1 तारीख भी चली गई, उस 1 तारीख को भी शर्म में आ गई। इसे ये समझाना पड़े, इसकी कानून की जो लैंग्वेज हो ना वह जटिल हो कठिन हो। कितने पॉइंट पढ़ाई नहीं बताओ मुझे? 10वें नंबर का पॉइंट, 10वें नंबर का पॉइंट, 10वें नंबर का पॉइंट बहुत गौर से समझना, फिर सुनूंगा मैं यहाँ से। कहते हैं जो भारत है ना, भारत का जो संविधान है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। क्यों कह रहे भाई? भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, इसका मतलब भी समझो, सबसे बड़ा संविधान। ये भी सवाल पूछा जाए पेपर में, बताओ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान कहाँ का, सबसे बड़ा कानून का कहाँ का? भारत का। क्यों? कारण भी तो होगा। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान कहाँ? भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। यही नोट्स जो बोर्ड पर लिखा हुआ,
समझ नहीं बात, यही नोट्स। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है भाई, सबसे बड़ा संविधान है तो ऐसे जो सबसे बड़ा संविधान है तो क्यों सबसे बड़ा संविधान, ऐसा क्या है इसके अंदर भाई साहब? इसके अंदर ना, इसके अंदर तुम्हें कैसे पता लगा सबसे बड़ा है? जब तक तुम दूसरे देश को नहीं देखने के तब तक पता लगा, कैसे लग जाएगा? एक बात बताओ करे, ये जो लड़का बैठा हुआ इधर, क्या नाम है तेरा? अक्षय। और ये क्या है? ये क्या शर्मिला? ये अक्षय, ये शर्मिला। हम कहने लगे अक्षय बहुत अमीर आदमी। कैसे पता लगा अमीर आदमी? अगर ये किले रहता, गाँव में कोई ना रहता, इसे कैसे पता लग जाता अमीर आदमी? ये तुलना कर रहा है शर्मिले तक, क्योंकि इनके पास बाइक है, इनके पास कार है, तो तुलना करनी पड़ी ना। तो हम कह रहे भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, कैसे कह रहे? तो दूसरे देश तो तुलना करनी पड़ेगी। दूसरे देश में, दूसरे अमेरिका के संविधान में जब पहली बार बनाया गया उसमें केवल 7 अनुच्छेद थे, 7 अनुच्छेद कुल। और भारत का संविधान जब पहली बार बनाया गया उसमें 395 अनुच्छेद थे। अब सोच लो तुम, बड़ा क्यों नहीं होगा? तुलना कर रहे हैं ना हम, सही बात है। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, इसमें 22 भाग। कितने भाग है भाई? 22 भाग और 395 अनुच्छेद मूल रूप से हैं। जब पहली बार संविधान लिखा था अम्बेडकर ने तो इतने अनुच्छेद लिखे थे। अनुच्छेद ये भी समझेंगे अनुच्छेद क्या हो। उसके बाद अब बढ़ के वो बताऊंगा, पहला वर्तमान बात कर लो कितने इसमें। अब तो 495 के आसपास हो रहे, सुन लो। उसके बाद 12 अनुसूचियां, मूल रूप से तो 8 अनुसूची थी लेकिन 4 बाद में जोड़ दी गई। सही बात या 8 प्लस के 4 लिख रहा हूं मैं, मूल रूप से 8 थी। इसे सबसे बड़ा संविधान है। अगला सवाल में सवाल दे रहा हूं तुम्हारे सामने, भारत के संविधान में भाई कितने भाग? अब तुम सोचते होंगे, मान लो किताब आया, मेरे पास किताब आया, इसमें 3 पन्नों पर मिलाकर पूरा एक भाग बन जाएगा, अगले 3 पन्नों में मिलाकर दूसरा भाग बन जाएगा, अगले 3 पन्नों में मिलाकर पता क्या बन जाएगा? चौथा भाग बन जाएगा, 5वां, 6ठा, 7वां, ऐसे ऐसे 22 भाग है संविधान में। संविधान की किताब उठाओगे, समझ नहीं बात है? पता लग गया भाग का मतलब क्या है? चैप्टर मान लो एक प्रकार का। 395 अनुच्छेद का मतलब है, इसका मतलब है पहले चैप्टर में एक नंबर पहला पॉइंट डालकर कुछ बात लिख दी, वो पहला अनुच्छेद है। दूसरा पॉइंट डालकर दूसरी बात लिख दी अम्बेडकर ने, वो दूसरा अनुच्छेद। क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर वही था, वही थे, मतलब सही बात है। उनका नाम था अम्बेडकर। पढ़ाने वाला किसी भी बेइज्जती कर सके, किसी की भी इज्जत कर सके, उसके सामने सब बराबर हो। समझ में आई बात? है टीचर बच्चों को समझाने के लिए किसी भी हद तक जा सके, बात समझेंगे? तो दूसरे तीसरे नंबर पर जो बात लिखी हो तीसरा अनुच्छेद, चौथे नंबर पर बात लिखी हो चौथा अनुच्छेद, इस तरह करके 395 अनुच्छेद। पता लग गया? आसान सरल भाषा में सुनूंगा मैं क्या बताया मैंने अभी। उसके बाद इसमें ना 8 अनुसूची, ये क्या है अनुसूची? अनुसूची को बोल लो शेड्यूल, इंग्लिश का वर्ड भी बोला जा रहा है ना, पकड़ ले करो शेड्यूल। और अनुच्छेद को बोल लो आर्टिकल, और भाग को बोल लो पार्ट। तो तीनों बात समझ में आ गई? ठीक। तो इसमें ना जब पहला संविधान था, सबसे पहली बार संविधान बनाया गया तो उसमें केवल 8 ही अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। ये क्यों जोड़ी गई? क्यों पता क्यों जोड़ी गई? क्योंकि मनुष्य की जरूरत लगातार बदलती रहे। हो सकता आज तुम्हें बाइक की इच्छा थी पर 2 साल पहले, अगर तुम आने वाले टाइम पर कार की इच्छा हो। इस तरह लोगों की, भारत के लोगों की जरूरत बदलती रहे। और चार बातें बाद में जोड़ी गई, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। और ये बार पूछी जा कौन कौन सी बाद में जोड़ी गई और कौन कौन सी कब जोड़ी गई, मैं बताऊंगा तुम्हें। सवाल पूछा जाए ना कि बताओ भारत के संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी और 4 बाद में जोड़ी गई। समझ नहीं बात है? और जब जोड़ी गई ना, जब जोड़ी गई तब उनका सन भी पूछा जाएगा पेपर में कि बताओ ये कब जोड़ी गई, तो बताऊंगा तुम्हें। एक 11वें नंबर की और 12वें नंबर की, 11वें नंबर की 12वें नंबर की बहुत फेमस है। जो 11वें नंबर की 12वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई थी बहुत फेमस है, बताने जा रहा हूँ, दिमाग में धारण कर लेना। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो पर्सन नहीं आया था। तो 11वें नंबर की जो अनुसूची थी, दोबारा फिर समझ लो, 11वें नंबर की अनुसूची थी और 12वें नंबर की अनुसूची थी। ये दोनों बहुत फेमस और पॉपुलर है, अभी तुम्हें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक बात बताओ कर, एक बात तो हम देश चला रहे हो, एक तो हमने कानून बनाकर उसके अंदर लिख दिया, एक पहले से लिखा हुआ जो भारत का सबसे बड़ा संविधान उसमें लिखी हुई बात, उसको ज्यादा वरीयता देंगे या जो अभी कानून बनाया उससे ज्यादा वरीयता देंगे? अगर हम कोई बात को उठाकर संविधान में लिख दे ना, इसका मतलब वो उसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो जा, उसको कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जो सुप्रीम कोर्ट है न्यायाधीश, न्यायपालिका, वो उसे संरक्षण दे, बचाव दे। चलो हम बचाएंगे तुम्हें। अब ध्यान से सुन लेना, जो 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई, इसमें 11वें नंबर की और 12वें नंबर की। जब 11वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई ना, जब कोई चीज संविधान में जोड़ी जाएगी या संविधान में तो हटाई जाएगी, फिर गौर करना मेरी बात पर, जब कोई चीज संविधान में जोड़ी जाएगी या संविधान में तो हटाई जाएगी या एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रख दी जाएगी, 3 बात बताइए ना। जब कोई चीज संविधान में जोड़ी जाएगी या संविधान में तो हटाई जाएगी या संविधान में एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखी जाएगी, इसे कहते हैं संविधान में संशोधन करना। आ जाएगा मतलब समझ, संविधान में संशोधन करने का क्या मतलब? यो संविधान में संशोधन करने का मतलब
कोई चीज संविधान में बाहर से जोड़ी जाएगी और उठाकर कहीं और रख दी जाएगी, या फिर ऐसा कर सकते हैं संविधान में तो हटा दी जाएगी। समझ बात क्या? तो क्या उसे बोलते हैं संविधान में संशोधन करना। पता लग गया? इसी तरह संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए। आज तक 106 संशोधन हो चुके। कितने? 106 संशोधन हो चुके। और इसमें ना जो 73वें नंबर पर संशोधन हुआ था, 73वें नंबर पर, उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और जो 74वें नंबर पर हुआ था उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी। दोनों फेमस संशोधन है। दोबारा फिर समझना मैं क्या कह रहा हूँ। आज तक संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए। संशोधन करने का मतलब समझ गए? संशोधन करने का मतलब ये क्या बताया मैंने? इसमें नहीं, संविधान में। हाँ, कोई चीज जोड़ी जा सके तब संशोधन होगा, कोई चीज हटाई जा सके तब संशोधन कहलाएगा, और कोई चीज बाहर एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखी जा सके तब संशोधन कहलाएगा। पता लग गया? दोबारा बता क्या बताया मैंने भी। भारतीय संविधान में कोई चीज हटाई जाएगी, जोड़ी जाएगी या हटाई जाएगी या एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएगी, यही संशोधन कहलाएगा। कितने संशोधन हुए अभी तक? 106 हुए। अभी 73वें नंबर पर 74 नंबर पर हुआ था ना, वो 1992 में हुआ था। ये दोनों सन भी पूछे गए। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन तुम किसी से पूछ लेंगे, आज तक बच्चों उसका मतलब नहीं पता, और तुम अभी साधारण भाषा में भी तोड़ को बता दोगे, जैसे चौराहे पर खड़े होकर बात कर रहे हो। समझ गई बात? क्या मैं कई बार कह चुका कि बुद्धिमता हमेशा अपनी मातृभाषा में हो। बड़े लोगों को सुनने की आदत डालो, तब जाकर तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। यार समझ में आई बात? क्या तो भाई 73वां संविधान संशोधन और 74वां में बताने जा रहा हूं, और साधारण भाषा में 73वां। देखो जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची, हालांकि मैं अनुसूची नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो बात याद आ रही है मुझे बता रहा हूं मैं, क्योंकि चैप्टर का नाम मैंने बताया था संविधान की सामान्य जानकारी चल रही। संविधान की सामान्य जानकारी, संविधान की सामान्य जानकारी। आलिया मैं तुम्हारे पास तुमसे पूछूंगा 11वीं अनुसूची, तो 11वीं जो अनुसूची थी ना, अभी मतलब लिखो, मतलब लिखो 11वीं अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी तो संविधान में संशोधन करा होगा। संशोधन करा था 73वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन पता कब हुआ हो? 73वां 1992 में। हाँ 73वें नंबर का था। समझ बात है? तो सारे तो कोई याद नहीं कर सकता, लेकिन जो चर्चाओं में आएंगे और जो बहुत फेमस पॉपुलर है वो तो याद करने पड़ेंगे। तो 73। अब तुम लोग नहीं सोच रहे होंगे ऐसा क्या करा जी भाई जी, वो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे गांव में चुनाव हुआ तो चुनाव होते वक्त एक जिला पंचायत सदस्य बना और एक बना नीचे बीडीसी मेंबर। तो जिला पंचायत सदस्य को पता क्या बोल रहे? जिला पंचायत सदस्य, उसके नीचे पता कौन हो? बीडीसी मेंबर। बीडीसी मेंबर का नाम हो क्षेत्र पंचायत सदस्य। फिर एक और उसके नीचे ग्राम पंचायत सदस्य। इसे बोले त्रिस्तरीय संस्था, ग्राम पंचायती संस्था। पहले से संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, पहले प्रधान बन तो रहे थे 1992 तक। समझ बात है? संवैधानिक संरक्षण नहीं प्राप्त था सर, इसे आजादी, इसे फुल प्रोटेक्शन पावर प्राप्त नहीं आती, इसे पावर दे दी गई 1992 के द्वारा। 1992 में 73वां संविधान संशोधन करा, क्योंकि अरे अब ना, अब चुनाव होंगे ही होंगे, अब जिला पंचायत का सदस्य बनेगा ही बनेगा, अब बीडीसी का मेंबर बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। संविधान में लिख दी गई 73वां संविधान संशोधन के बाद। समझ गए? अब ग्राम प्रधान बनेगा ही बनेगा। 1992 तो पहला नहीं ऐसा आया था। जब किसी चीज को उठाकर संविधान में जोड़ दिया जाना, लिख दिया जा, तो उसको पावर और शक्ति, ताकत प्राप्त हो जा, क्योंकि संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून हो। बात समझ में आई? अभी मैंने क्या बात बताई? मैंने भी मैं सारी बात तो सुनूंगा, तेरे मुंह से सुनूंगा। क्या बात बताई मैंने? बता दें 73वां संविधान संशोधन क्या करोगा? क्या करा? हाँ, जो पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था। संवैधानिक दर्जा संविधान में लिख दिया गया, संवैधानिक दर्जा। बता, तू बता भाई क्या बताया था? जब 73वां संविधान संशोधन करा तो क्या करा? रू बता। हाँ, संवैधानिक दर्जा दे दिया, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब न बताओ, अगर किसी ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दे, इसका मतलब क्या हो भाई? अब उसकी पावर ज्यादा होगी। एक तो चीज है जो साधारण कागजों पर लिखी हुई और उसे उठाकर संविधान में लिख दी, तो ताकत नहीं मिलेगी उसे। समझ नहीं बात? या वो एक तो वो व्यक्ति जो गांव के बाहर खड़ा होकर बोल रहा है, और गांव में आकर कुत्ता भी शेर बन जा। सही बात है? वही बात है नहीं? तो बस यही है, ये बात संविधान के अंदर आ गई 73वें संविधान की। पंचायती राज जो संस्थाएं होगी, अब जाने संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा, ये इनका संविधान में उल्लेख है। सवाल कितना सा पूछो, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख कहाँ है? 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज संस्थाएं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? 73वें संविधान। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। पता लग गया क्या करा था? पहले ने संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। अच्छा तुम ये तो गांव का हिसाब, जिला पंचायत सदस्य
बीडीसी मेंबर होगा नीचे, और बीडीसी मेंबर के नीचे ग्राम पंचायत है। लेकिन जब शहर में जाओगे ना, वहाँ सब उल्टा। पता वहाँ क्या है, वहाँ सबसे ऊपर पता क्या हो, तुझे पूरी भी जानकारी नहीं है, पूरे दिन तू राजनीति में घूमना, फिर भी धक्के खाई देना। सबसे सुन लो, ध्यान लगाएगा, सबसे ऊपर वहाँ जिक्र हमारे यहाँ ना गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में, जिला पंचायत हो, ये त्रिस्तरीय संस्था, ऐसी त्रिस्तरीय संस्था, भाषा जो पकड़ लगा ना वो कभी मार नहीं खाने का। त्रिस्तरीय जो संस्था है, ऐसी त्रिस्तरीय संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, और ये कहा गया अब इन्हें भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा। वहां देखो कैसा सिस्टम, सबसे ऊपर हो नगर निगम, नगर निगम के नीचे हो नगर पालिका, नगर पालिका नीचे हो नगर पंचायत। जब नगर पंचायत का आकार बड़ा होता रहेगा, उसमें जनसंख्या बढ़ती रहेगी, तो वो नगर पालिका में कन्वर्ट हो जा। जब नगर पालिका का आकार बड़ा होता रहेगा, उसमें जनसंख्या बढ़ती रहेगी, वो नगर निगम बन जा। जैसे यहाँ जाओगे ना तुम, यहाँ इसमें कलियर में, वो अभी नगर पंचायत है केवल। वहाँ देखा वो कूड़ेदान लिखे रहा है, उसके पीछे लिखा रहा ये देखो नगर पंचायत, कूड़ेदान पड़े रहा, उसके लिखे नगर पंचायत। अगर रुड़की में जाओगे ना, कुछ क्षेत्र में देखोगे वहाँ नगर पालिका, लेकिन रुड़की नगर निगम भी बन चुका है, जो 2011 में बना था, पता लग चुका। उत्तराखंड में कुल 9 ही नगर निगम है। बात समझ में आई। तो ऐसी जो व्यवस्था, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। पता कब दिया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 74वां संविधान संशोधन। बच्चे तो बैठ के पूछ के देखना, अगर तुम्हें कोई बता भी दे वो 73वां संविधान संशोधन क्या है, और 6 साल तक संविधान ही पढ़ रहा हो, उनको समझाइए, और तुम साधारण भाषा में समझा गाओगे सभी। हम बताएंगे तुझे क्या है, बिना किताब के बताएंगे तुझे। तो कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो, बार बार जी कहीं चौड़ाई पे खड़े हो डिबेट भी कर सको। 74वां संविधान संशोधन पूछ लेना, संविधान में संशोधन का क्या मतलब, पता ही नहीं। और तुम्हें पता क्या, तो कोई चीज जोड़ी जाएगी क्या हटाई जाएगी, या एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखी जाएगी, खेल खत्म। जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो उस अपने जो हलक है ना, इसे रिपीट करे करो उठा के, जल्दी सीख जाओगे, नहीं तो भाषा बहुत जटिल हो है। 74वां संविधान संशोधन, और इसमें पता किससे संबंधित है, ये भी 1992 में ही हुआ, और ये पता कहीं से संबंधित है, नगर पंचायत होता। नगर निकाय बोल लेंगे, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलो भाई, बात समझ में आई नहीं। कितने पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट हो गए। मजा आ रहा नहीं यार। मैंने कहा था ये जो संविधान की सामान्य जानकारी है, इसमें मैं अधिक ज्यादा संविधान पढ़ा दूंगा तुम्हें, समझने की बात यार। और याद, सबसे बड़ी बात है, याद होगा तुम्हारे। पता लग गया 12वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई भाई। हाँ, मैं बिना इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा जाता भाई जी। नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ऐसा बोल या भाषा चाह रही मुझे बोल। नगर निकायों को, और जब संवैधानिक दर्जा दे दो तो उसका मतलब क्या हो, किससे शक्ति प्राप्त होगी। अब इन नगर निकाय को, नगर निगम सबसे ऊपर कौन हो, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। कलियर क्या है भी, कलियर नगर पंचायत है, और रुड़की क्या है, नगर निगम। अब बैठ जा नीचे को, तू खड़ा हो। जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, पहले उन्होंने पता संविधान में संशोधन करने का मतलब क्या हो। हाँ, वो संशोधन। आज तक कितने संशोधन हुए, अब 73वें नंबर पर क्या हुआ था, अब बता। पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं सबसे ऊपर क्या हो, सबसे ऊपर क्या हो पंचायती राज संस्थाओं में, उससे नीचे क्या हो, उससे नीचे क्या हो, उन्हें क्या, अब बता क्या हुआ था, पावर दे दी थी। कहाँ लिख कर, संविधान में कहाँ लिखा था, कौन सी अनुसूची में लिखा था, कौन सी अनुसूची में, अनुसूची बता, 11वीं अनुसूची में। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 1992 में। बैठ जाए, इतनी इंग्लिश में बोल लेकर मेरे सामने मेरे हिंदी आओ यार। चलो यहाँ तक दिक्कत तो नहीं आया तक, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। यू क्या थिएटर है भाई, क्या यू क्या बीमारी, बैठे बैठे बताओ मुझे। हाँ, नगर निकाय का मतलब, नगर निकाय का मतलब रैपट लग गया ना मुंह पे खींच कर। नगर निकाय का मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। नींद उतार दूंगा सारी। बात बहुत बड़ी हो जाएगी। तू क्या सोच रहा है, देखो ये अच्छी बात पूछ रहा है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारत में कितने सारे नगर निगम, नगर निकाय हैं, भारत में कितनी सारी ग्राम पंचायतें, कहां तक लिखा होगा उनका सबका नाम 11वीं अनुसूची में लिखा हुआ। आज तक सोच रहे कितनी बड़ी लिस्ट बन गई होगी वह, तो हल्के में ले रहा हो। तो मैंने हल्की सी बात बताई तुझे, वह ज्यादा संविधान का विशेषज्ञ बनना तो 11वीं अनुसूची पढ़ेगा ना, ठहर 32 पेज है उसके, पढ़ ले जाएगा। समझ बात है। भारत में जितनी भी ग्राम पंचायतें, जिन्हें जिला पंचायतें सारी लिखी हुई इसमें। ये आए संविधान पढ़ने वाले, मम्मी अम्मी जा रहे संविधान पढ़ने।
ये 12वीं 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची ना जो वह भी बहुत बड़ी। भारत में देखो कितने सारे नगर निगम, नगर पालिका, सबका नाम लिखा हुआ, सबका नाम लाइन टू लाइन लिखा हुआ। और ये 73वां 74वां संविधान संशोधन ये कह रहा है एक में जोड़ सकते, कई इतना सा जोड़ा है। गधा जाना क्या हो गधा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी डाउट क्लियर कर लेना चाहिए। तेरे चक्कर में इनका भी डाउट क्लियर होगा आज। 11वें नंबर का जो पॉइंट है, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं तो ऐसा ही बताओ। अच्छा जो ये हो अमेरिका, हाँ, पता लग गया भारत का संविधान इतना बड़ा, कितने भाग है इसमें? 395। अच्छा एक बार बताओ, पता पेपर में क्या सवाल पूछा है छोटे पेपरों में, भारतीय संविधान के बड़े होने का निम्नलिखित में से क्या कारण है? वो सबकी टाई फीस, क्यों बनाया इतना बड़ा संविधान, जरूरत क्या पड़ेगी? एक बात बताओ, अगर एक मुझे ध्यान तो सुन लेना, मैं क्या बात बता रहा हूं, 4 ऑप्शन बहुत गौर से बताऊंगा। भारत का जो संविधान है वो इतना बड़ा होने का क्या कारण है, क्यों बनाया गया? एक बात बताओ, एक तो ये चार बच्चे बैठे हुए, इनके बारे में कुछ ना कुछ लिखना। एक तरफ 10 बच्चे बैठे हुए, उनके बारे में कुछ लिखना। तो 10 बच्चों के बारे में ज्यादा लाइन भरे जाएगी या 4 बच्चों के बारे में ज्यादा लाइन भरे जाएगी? साधारण सी बात है। तो भारत की जनसंख्या ही इतनी थी, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो भारत में नहीं पाया जाता। बधाई हो आपको, दुनिया में 8 धर्म, 8 के 8 धर्म भारत में मौजूद है। दुनिया में इतने प्रकार की विविधताएं हैं, भारत ने सबको संरक्षण दिया। एकमात्र ऐसा देश है ना किसी ने आज तक पहले किसी को अटैक नहीं करा आपने। इतनी बड़ी विविधता, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति भारत में रह रहा, और सबके बारे में लिखना सीधी सी बात, पन्ने बढ़ नहीं थे, तय था सब ये। और जब हम इतने सारे आक्रमण हुए, यूनानियों के आक्रमण, शकों के आक्रमण, फलानों के आक्रमण, सारे आक्रमण भारत ने झेल ले। और सब सारी संस्कृतियां, इतनी बड़ी संस्कृति को एक छोटी सी किताब में समेटना आसान बात नहीं है था। अंबेडकर ने 12 से लेकर 13 देशों के, मतलब 1 दर्जन देश के आसपास उनका सबका अध्ययन करा, तब जाकर इसके संविधान को लिखा, जो हमारे हिसाब से अच्छा वो हम दिया। और इस संविधान के अंदर ना जो ज्यादातर बात डाली गई वह सही बात है। मैंने कहा अमेरिका का संविधान देख लो ना, 1787 में बना, और उसमें केवल 7 ही अनुच्छेद है, केवल 7 अनुच्छेद। अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका के संविधान में, लेकिन जनसंख्या भी तो कम है वहां, 30-35 करोड़, अब भी 30-35 करोड़ के आसपास जनसंख्या। समझ में आए बात? या 30-35 करोड़ जनसंख्या, जिस हरिद्वार में तुम रह रहे 18 लाख के आसपास जनसंख्या, 2000 जनगणना में, अब 25 लाख या 30 लाख जनसंख्या हो रही है इसकी। पूरे उत्तराखंड में सबसे जनसंख्या हरिद्वार की। हरिद्वार के लोग नहीं मानने, जनसंख्या बच्चे पैदा करने के मामले में पहले नंबर में है अमेरिका का संविधान में कुल 7 अनुच्छेद। अब देखो भारत का संविधान कितना बड़ा, तुलना करके देख सको तुम। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना तुमने? ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बिल्कुल आयताकार है, याद रखना बात यार। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में मैच हो वहां थी। ऑस्ट्रेलिया ने जो ऑस्ट्रेलिया, उसमें केवल 128 अनुच्छेद। अब अंदाजा लगा सको तुम कि भारत का संविधान कितना बड़ा संविधान होगा। समझ में आई बात यार? इतनी बात बताओ, समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, अगर एक जो संविधान है, ये संविधान की किताब है यार, पूछूंगा मैं क्या बात बता रहा हूँ, एक बार जो बीच चला ना उसको खाली उतारूंगा, याद रखना बात। इसके अंदर ना ये संविधान है, इसके अंदर जो लिखे जा लाइन टू लाइन लिखे जा, इन्हें बोलो प्रावधान या उपबंध। आसान भाषा में क्या है, गांव भाषा में लिखी हुई बात। अब ठीक है, सुन लो ध्यान लगाएगा। तो इसके अंदर जो बात लिखी हुई, कुछ बात ऐसी हो किसी भी संविधान में, चाहे कोई सा भी संविधान हो, जो एकदम बदल जाएगी, और कुछ ऐसी होगी जो बिल्कुल नहीं बदल सकते। उस पर प्रतिबंध लगा रखा है अम्बेडकर ने, से कोई नहीं बदल सकता। जैसे वहां लिखा हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का नहीं कर सकता, कि भाई तू छोटी जाति का बड़ी जाति का, इसको कोई नहीं बदल सकता, और बदलना भी नहीं चाहिए। सही बात, सब व्यक्ति जैसे ही, तो उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। एक बात और लिख रखी, सही बात है, किसी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता, कोई रोक टोक नहीं है। 25 से लेकर 28 तक लिखा हुआ। सही बात है, सब धर्म को एक साथ बढ़ावा दिया जाएगा, सब एक दास फल। या इस भारत की ऐसी धरती है, दुनिया के दूसरे देश में जाकर बसो, एक धर्म एक देश पर आ रहा है। हमारा ऐसा देश 8 के 8 धर्मों को लेकर संरक्षण दे रहा है, और सब रह रहे हैं यहाँ, और सब हंसखुशालता रह रहे। तो शुक्र मनाओ तुम भारत में हो। बाहर का नजारा हमारे तो पूछो, हम बताएंगे तुम्हें। समझ गए बात? या तो पता लग गया ये सब। तो कुछ चीजें ऐसी हो संविधान में, उन्हें हम चाह के भी हटा नहीं सकते। समझिए बात? तो कुछ चीजें का मतलब, चीजें नहीं कहने का मैं जब कहूंगा प्रावधान, समझिए, मैं चीजें नहीं कहने का, समझिए बात है। अब मैं ठेठ भाषा बाहर निकलूंगा, अब मैं एक वर्ड बोलूंगा, उसका नाम है प्रावधान। तो कुछ प्रावधान ऐसे हो जो बहुत जटिल हो, जब मैंने कहा ना जटिल हो, इसका मतलब बहुत कठोर हो। और कुछ ऐसे जटिल को, जटिल शब्द के लिए एक वर्ड यूज करे जाओ, और उसका नाम है एनम्मे, नॉन फ्लेक्सिबल। जो फ्लेक्सिबल नहीं हो, जो लचीला नहीं हो, अलचीला हो, जिसे बदला ही नहीं जा सकता, एनम्मे, कठोर।
समझ बात है, जटिल प्रावधान। तो एनएम में क्या हुआ मैं, या कठोर कह सकता हूं या जटिल प्रावधान कह सकता हूं। कुछ संविधान में ऐसी बात है जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। जैसे भारत का जो संविधान है ना, 12 से लेकर, देखो मैं क्या बात कह रहा हूं, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ये हमारे मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं। अगर ये 12 से लेकर 35 तक हटा दिए ना, संविधान खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। उसमें प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए गए। 12 से लेकर 35 तक हटा दिए ना, भाग 3 संविधान में 22 भाग, तो जो भाग 3 है ना, उसमें 3 12 से लेकर और 35 तक के जो अनुच्छेद है उसमें तुम्हें मूल अधिकार दिए गए। पैदा होगे तुम भारत की धरती पर, तुम्हें मूल अधिकार मिल जाएंगे। ये भी पेपर में सवाल पूछा कि मूल अधिकारों का जिक्र कहां से, भाग 3 में कहां तक, 12 से लेकर 35 तक। इसमें जो अधिकार दिए इसे कोई भी नहीं हटा सकता। और ये ना संविधान के अंदर पता कैसे प्रावधान है, एनएम में प्रावधान, कठोर प्रावधान। जो ज्ञान होना चाहता था मौखिक हो, आजकल सारे टीचर में देखो सारे के सारे पीपीटी पर लिखवाने पर लगे हुए, उससे बच्चे के दिमाग में कम जाओ। पीडीएफ पढ़कर कभी भी किसी का भला नहीं होता। सिलेक्शन रेट देख लो, सिलेक्शन रेट देख लो, जो ज्यादातर रिजल्ट आओ ऑफलाइन क्लासों का रिजल्ट आओ। सही बात, जिसके पीछे प्रेशर हो। जब तक प्रेशर नहीं पड़ना है तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारा दिमाग कभी भी निखर नहीं सकता बिल्कुल भी। समझ में आया बात है, सुन लो तेरे ध्यान लगाकर। अभी मैं जो बात बताई दोबारा फिर बता रहा हूँ, किसी भी देश का जो संविधान हो उसमें जो प्रावधान हो, प्रावधान समझ गए ना भैया, तो कुछ प्रावधान तो ऐसे होंगे जो बहुत जटिल होंगे, कठोर होंगे, अनम्य होंगे। ये भाषा में बार बार इसलिए बोला ताकि तुम्हारे याद हो जाए। और कुछ ऐसे होंगे जो नम्य होंगे, लचीले होंगे। समझ बात है, ठीक। अब सवाल है, किसी भी देश का संविधान, किसी भी देश के संविधान के प्रावधान को बोलो प्रोविजन। हाँ, तो जो किसी देश के जो संविधान के प्रावधान है ना, वे 3 प्रकार के हो सके। फिर देखेंगे भारत के अंदर कौन से, भारत के संविधान का क्या हिसाब है, क्योंकि पेपर में सवाल पूछा डायरेक्ट। बताओ निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अंदर जो प्रावधान है वे कैसे हैं, वे नम्य हैं, अनम्य हैं, या नम्य और अनम्य दोनों। क्या तो वे नम्य हो सके, नम्य का मतलब समझ के लचीले, जल्दी हटा देंगे ऐसा समझो, या फिर ऐसा हिसाब नम्य का समझ के लचीले कह दो, या आसान कह दो, आसान कह दो जिसमें जल्दी संशोधन हो जाएगा। किसी भी देश के जो संविधान के प्रावधान है 3 प्रकार के हो सके। क्या तो होगा, नम्य होंगे, क्या फिर होंगे अनम्य। अनम्य का मतलब समझ गए, कठोर, कठोर कह दो, जटिल कह दो, ये जिन्हें बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल बहुत कठोर। यूएसए का नाम, उसका नाम सुना, सऊदी अरब का, उसके संविधान में जो प्रावधान है ना बहुत कठोर है। देखा नहीं वहां से, अगर तुम चलोगे ना किसी महिला की तरफ, तुम ना ऐसा करके आंख उठा कर देख लिया, आंख फोड़ दी जाएगी तुम्हारी। शुक्र मनाओ भारत में हो तुम, और कहीं भी देख लो तुम। ये कठोर हो गए, वहां के प्रावधान बहुत कठोर है, नियम कानून बहुत कठोर है ना वहां के। तो मैं तो भाई यही बात कहता हूँ, तो भारत में रहते हो ना तो बहुत आजादी, तो बहुत आजादी। भारत जैसा देश दिया, कहीं भी चले जाए दुनिया के किसी कोने में। समझ की बात है, हम पढ़ते पढ़ते पागल हो गए, लेकिन बाद में जाकर तुम समझ में आ गए। आधे तुम कहो ना मुझे विदेश जाना, ठोकर गया कहीं आगा। फिर समझने की बात है, पता लगा हमारा देश सबसे बढ़िया, औकात पर रहना पड़ा वहां लिमिट में। कहते हैं अपना घर ना, अपना घर तो अपना घर हो, और दूसरों के घर थूक का भी डर हो। सही बात है, चुप हो जा, पढ़ लो। नम्य प्लस अनम्य प्रावधान। अब मैं तुम्हारे पास आ लिया हूं क्योंकि तुमसे पूछना चाहता हूं कि अभी मैं भारत का संविधान है, किसी भी देश के संविधान में बता रहा हूं 3 प्रकार के प्रावधान हो सके। क्या तो होगा, नम्य, अनम्य प्रावधान, अनम्य। अब तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए, देख तो कितने दिमाग था में। जब अंबेडकर ने संविधान बनाया तो उसने भारत के संविधान में कैसे प्रावधान डाल लेंगे, नम्य, अनम्य, या अनम्य दोनों। तो इसे मिश्रण प्रावधान भी क्या हो, मिश्रण। कठोर डाल नहीं सकता हो, मतलब लचीले डाल नहीं सकता कि सारे के सारे बदल दे, कठोर भी नहीं डाल सकता। अब तो तुम खुद ही गेस कर लिया, ये डाल लेंगे कुछ चीजें ऐसी जिन्हें बदला जाना चाहिए ताकि भविष्य में उसने ऐसी प्रावधान करे। अब भारत के संविधान में ना नम्य और अनम्य दोनों प्रावधान, जटिल भी है और आसान भी है। कुछ चीजें ऐसे उन्हें बदला जाना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए, मनुष्य की स्थिति लगातार बदलती रहती है भाई। जो तुम्हारी 20 साल पहले जरूरत थी आज कुछ और, समझ नहीं बात है। इसलिए भारत का जो संविधान है ना, उसके जो प्रावधान है नम्य और अनम्य दोनों, इस पर टिक लगाना। ये ऑप्शन जो एक पन्नू कहो ना, ऑप्शन याद कर लो फटाफट, ऑप्शन याद कर लो। जमाना बदल गया, समझ बात। अभी ऐसे पर्सन आओ, वो यहाँ की का एक पन्ना पढ़कर चले गए, समझ की बात है। और सर रे मास्टर खड़ा होकर सुनना है, समझाने वाला चाहिए। एक बार समझ रहा, पूरी जिंदगी से मास्टर को बताता ले 20 पन्ने मेरे लिख ला। कोचिंग में चल रहा है, पन्ने बांटे जा रहे, पढ़ लो पन्ने।
हाँ पूछ है क्या कर रहा है, वही नहीं हो रहा। अब वीडियो भेजे, वीडियो नंबर 3 जो होगा ना, पन्ने पढ़ लो, ले पन्ने, पता लग चुका। तो भारत का जो संविधान है